गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कृतिका पढ़ेंगे। पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। इसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया। पहले हम मधु जी का जीवन परिचय शुरू करेंगे। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया तथा साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी लिया। इन्होंने बहुत से स्थानों का भ्रमण किया। भागम भाग यंत्रवत जीवन से ये उब जाती है और यात्रा करती है तथा उन्हें शब्दबद्ध कर देती है। इनकी प्रमुख रचनाएं पत्ताखोर, उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु आदि इनकी कहानी संग्रह हैं। इन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। साहित्यिक विशेषता इनकी रचनाओं में विचार और संवेदना का सुंदर संयोजन मिलता है। समाज में फैली अनेक समस्याएं जैसे उपसंस्कृति, महानगर की घुटन, असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों के व्यथा आदि के बारे में इन्होंने समाज को जागृत करने का कार्य किया है। लेखिका अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग है। मेहनती इंसानों के प्रति सम्मान का भाव और लाचारों के प्रति करुणा का भाव भी रखती है। इनकी भाषा शैली पल पल परिवर्तित होते हुए रूप में वर्णन बखूबी किया है। समाज के इस परिवर्तित रूप को इनके भाषा शैली में तत्सम, तद्भव, अरबी तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा काव्यात्मक और गद्यात्मक दोनों ही है। इन्होंने मुहावरे, बिंबों तथा प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। अब पाठ को सार हम इस तरह से कुछ है। कांकरिया जी यात्रा वृत्तांत करती थी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में भी इन्होंने अपने इसी मनोभाव को दर्शाया है। महानगरों को की भाग शून्यता और मशीन की तरह भागम भाग जिंदगी से ऊब कर मधु जी दूर की यात्राओं पर चली जाती हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़ी में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक तथा अनेक हिमालय की यात्रा की और आगे हिमालय की यात्रा के पल पल बदलते रूप का ऐसे मनोमुग्धकारी वर्णन किया है जैसे हम स्वयं ही यात्रा कर रहे हो। इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह है कि लेखिका मेहनती लोगों के प्रति सम्मान का भाव दिखाती है तथा सामाजिक दायित्व का सजगता से निर्वाह करती है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक तथा अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ हम स्व से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए पाठ को लेखिका किस तरह से आरंभ करती है। लेखिका मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृत्तांत में गंगटोक से लेकर के हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिनमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिला जीवन संघर्ष में लगी रहती हैं। इस पाठ में लेखिका के सहृदयता होने का पता चलता है क्योंकि उनका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगता है। गंगटोक शहर, लेखिका को गंगटोक शहर देखकर ऐसा लगता है कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई है और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था।
सुबह होने पर एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। गर्दऊ प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने प्रार्थना के ये बोल आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह युमथाम के लिए निकलना था, किंतु आँख खुलते ही बालकनी की ओर भागी गई थी, क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्ष की तरह आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, किंतु तरह तरह के इतने सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए कि लगा कि फूलों का बागों में आ गई हैं। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके बारे में ड्राइवर जीते नार्गे बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी। और लेखिका उससे पूछने लगी थी कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। युमथाम तक का रास्ता। युमथाम के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक रूप में एक कतार सी लगी सफ़ेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएँ दिखाई दी। इसके बारे में नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएँ फहरा दी जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता, अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कई बार नए कार्य की शुरुआत में भी ऐसी पताकाएँ लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होते हैं। नार्गे बोले जा रहा था, किंतु लेखिका नार्गे की जीभ पे लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखी जा रही थी। उसने ऐसी दलाई लामा की तस्वीर दुकानों पर भी टंगी देखी थी। रास्ते में कविलोंग स्टॉक पड़ा, जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में बताया। आगे बढ़े। रास्ते में एक कुटिया से घूमते हुए धर्मचक्र के बारे में बताया कि वह प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियाँ और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। दर्शकों यात्रियों का काम में हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे रास्तों से गुजरते ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हो और हम किसी सघन हरियाली वाले गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस असीम बिखरती सुंदरता को देख सैलानी झूम झूम गा रहे थे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी। वह सारे दृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। वह जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई पर्वत शिखरों को देखती, कभी चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी के सौंदर्य को देखती तो कभी शिखरों के भी शिखर से गिरती हुई झरने सेवन सिस्टर वाटरफॉल को देखती, जिसके सौंदर्य को सैलानी अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।